हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। हम पिछले कई महीनों से भिवंडी शहर को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी शहर के हालात क्या हैं। जब से बारिश शुरू हुई है तब से लेकर अब तक न जाने कितनी वीडियोस हमने डाल दी कि भिवंडी शहर की हालत जो ऐसी है कि दुनिया भर के खड्डे, दुनिया भर की गंदगी, आखिर नगर पालिका कर क्या रही है। नगर पालिका के साथ साथ जो नेता ये कहते हैं कि भिवंडी शहर हमारा है, वो लोग आखिर उस पर क्या कर रहे हैं। अब कुछ हमने धरना मोर्चा हमने आपको दिखाया था कि ख़राब रास्तों को लेकर कई कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, ख़ास तौर पे थाना रोड पे, दरगाह रोड पे और दूसरी जगहों पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर कि भाई खड्डे को भरा जाए। लेकिन कमिश्नर साहब के जैसे कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अब नेताओं की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ धरना प्रदर्शन को या लेटर देने को, इसी को अपना काम समझ लिया कि भाई हमने ये कर दिया, हमारा कर्म पूरा हो गया, हमारा वादा पूरा हो गया। मगर ऐसा नहीं है। जब तक आप जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता। नेताओं को चाहिए कि वो लगातार उन पर प्रेशर बनाए रखे ताकि ये सारा काम हो। अब इन्हीं सब चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम नेताओं से बात करें, मगर ऑन कैमरा जल्दी कोई आता नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता अकील जावा भाई। हम उनसे कांटेक्ट किया और उनको अब जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये भिवंडी शहर के जो हालात हैं इसको सुधारने में उनकी पार्टी क्या कर रही है, या वो खुद क्या कर रहे हैं, या और भी जो सियासी पार्टियां हैं वो किस तरह से काम करेंगी। अकील भाई, सबसे पहला सवाल मेरा वही है कि भिवंडी शहर कब होगा खड्डों से मुक्त? आपकी पार्टी इस पर क्या कर रही है? उबैद भाई, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप ही थे कि रईसा स्कूल का जो रोड है उस रास्ते को लेके सबसे पहले मैंने ही उसके ऊपर आवाज़ उठाया और वहाँ का पूरा फ़ोटोशूट वगैरह करके आपके चैनल के माध्यम से मैंने कमिश्नर साहब को भेजा। और उस वक्त मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, सिर्फ एक मालूमात मैंने कमिश्नर साहब को दी थी। और 3-4 दिन में ही उन्होंने वहाँ पर जो 3 नंबर 4 नंबर खड़ी होती है वो भेजना शुरू कर दिया था और खड्डा भरना शुरू कर दिया था। रहा सवाल प्रोटेस्ट का, तो प्रोटेस्ट तो बाद में 1 महीने बाद हुआ। और वो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट करने से वो जो कॉन्क्रीट रास्ता बन के आ रहा है टेलीफोन एक्सचेंज के पास से, आरसीसी की बात कर रहे हैं, आरसीसी की, माना शायद उसमें स्पीड हो जाए। तो उस नज़रिए को लेकर मैंने प्रोटेस्ट करने का काम किया। अभी मैं आपको 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। एक ज़िम्मेदार इंजीनियर है, मैंने उनसे मुलाकात किया और मैंने उनसे कहा कि ये कॉन्क्रीट रोड कब बनेगा। तो बातचीत करने के बाद उन्होंने बाकायदा मुझको जो MMRDA के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मेरा कांटेक्ट करवाया। कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई और सिटी इंजीनियर से भी मेरी मुलाकात हुई और उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाइडलाइन किया और वो काम शुरू भी हो गया। तो फिर मैंने कमिश्नर साहब को थोड़ा सा परेशान किया। मैंने कहा कि कमिश्नर साहब, वो कॉन्क्रीट रोड यहाँ आने में भी बहुत टाइम लगेगा। आयु मिठाई वाले के सामने, मीना बाज़ार के सामने, नागरिक बैंक के सामने, ऐसे कई जगहों पर ना ऐसे अनबैलेंसिंग रोड है जिसके ऊपर डबल सीट जब गाड़ियाँ जाती है तो एक्सीडेंट होता है, आदमी गिर जाता है। तो उन्होंने कहा कि आज ही रात में हम तुम्हारे पास JCB भेजेंगे, हमारा आदमी JCB लेकर आएगा, आज ही रात में तुमको जहाँ जहाँ वहाँ पे क्लियरिटी करना है कर लो। और बाकायदा रात में 12 बजे के लगभग मुझको फ़ोन आया, इंजीनियर साहब का फ़ोन आया कि जावा भाई आपके इधर हमने JCB भेज दिया, वहाँ आपका वेट कर रहा है। और फिर मैं वो JCB को लेकर केसर बाग है और मीना बाज़ार है और नागरिक बैंक के सामने वाला जो रास्ता था, जहाँ जहाँ मुझको मुनासिब लगा कि ये खुरुश देने से काम हो जाएगा। मतलब इस जो आप मीना बाज़ार के सामने की बात कर रहे हैं, मीना बाज़ार के सामने वाला जो रोड हिंदुस्तानी की तरफ जाता है वो तो अभी भी वैसा है, वो तो नहीं बना। मीना बाज़ार के सामने वाला रोड भी खुद अभी भी वैसा ही है, वो भी नहीं बना। हाँ, तो ठीक है, एक्चुअल लोकेशन मैंने जो उनको दिया था, क्योंकि वो खुरसने में काफ़ी वक्त जाता है। जब वो रात में आए ना तो इतना काम करने में, मतलब वो मंडई से लेके राउंड शेप तौहीद ज्वेलर से मुँह मार के वो काफ़ी वक्त हो चुका था, यहाँ तक कि मैं भी थक चुका था। अब मेरे ख्याल से 2-4 दिन और जाएगा, मुझको फिर एक मुलाकात लेना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हिंदुस्तानी वाला रास्ता है मैं उसके ऊपर भी JCB मंगा कर, एक मुलाकात में मामला क्लियर नहीं होता है, बार बार उनको बोलना ज़रूरी है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कमिश्नर साहब जिस जगह पे बैठे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि महज किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम नेतागिरी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोटेस्ट करके मतलब नहीं है, आपको भी उनको कोऑपरेट देना चाहिए। और इस नज़रिए को लेके फिर मैं वापस जाऊँगा कि भाई ये रास्ता भी ख़राब है, यहाँ भी भेज दो, जहाँ तक मुझसे होगा उस दिन मैं वो भी करवा दूंगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि आपने ऑडियो सुना होगा कमिश्नर साहब का, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि पहले टैक्स भरो, उसके बाद जो है तो कचरे उठाए जाएंगे, आप लोग टैक्स नहीं भरते हो इसलिए कचरा नहीं उठाया जाएगा, फ्री में काम नहीं होता है। इस तरीके का एक स्टेटमेंट उनका ऑडियो की शक्ल में आया था। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कमिश्नर साहब इस तरीके की बात कर सकते हैं? देखिए, वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, तो अगर मैं मेरी कुर्सी पर बैठा हूँ और मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है तो मैं पहले उस जिम्मेदारी को, मतलब जो तरीका है, मतलब जो अखराजात है
जो काम करना पड़ता है तो उसमें अखराजात लगते हैं। तो उन्होंने उस ग्राउंड पे वो कहा होगा, तो उसको इतना सीरियस लेने की मुझको नहीं लगता। आप भर रहे हो तो भी और नहीं भर रहे हो तो भी इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीरियस लेने की ज़रूरत है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मैं आपको बता रहा हूँ, सच को कभी भी कबूल करना चाहिए, सच से इनकार नहीं करना चाहिए। नेतागिरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बोले। अभी आपको ऐसी कई कॉलोनी में आपको बता सकता हूँ जहाँ पर बाकायदा कॉलोनी के लोग बोर्ड लगाते हैं कि बराए करम यहाँ कचरा मत डालो, लेकिन उसके बावजूद चौथे माले से पाँचवें माले से जो बिल्डिंग का बैक साइड का हिस्सा होता है वहाँ पर थैलियाँ फेंक दी जाती है। आपको बेहिसाब मिलेंगे। तो मतलब ये हम हमारी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, इसमें तो कोई टैक्स की बात नहीं है। एक चीज़ को सही जगह पे फेंकना और एक चीज़ को गलत जगह पे फेंकना, तो इसमें तो कमिश्नर साहब का कोई रोल नहीं है। लेकिन कमिश्नर साहब का एक रोल और बनता है कि जब लोग अपनी खिड़कियों से कचरा फेंक रहे हैं या कहीं से भी कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या नगर पालिका ने उनको कचरे के डब्बे की सहूलत दी? आप देख लीजिए, पूरे भिवंडी शहर में घूमकर आपको कचरे के डब्बे, मैं समझता हूँ सिर्फ 10% नहीं मिलेंगे, 90% जगहों पर नहीं मिलेंगे। तो कचरा फेंकेंगे कहाँ? वो तो रखवाना चाहिए उनको। देखिए, जहाँ तक कचरे के डब्बे की बात है तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कचरे का डब्बा जब भर जाता है और उसमें लोग ऐसी भी चीज़ें फेंकने लगते हैं जो नहीं फेंकना चाहिए। हर कोई इंसान है, हर कोई इंसान है। चलो ठीक है, अब गाड़ियाँ तो आके द्वारे पे खड़ी हो जा रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी हो जा रही है, तो इतना तो आपका काम है कि जब वो दरवाजे पे आके खड़ी हो रही है तो एक दिन का जो कचरा है उसे फेंक दो, उसमें डाल दो। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग के पीछे फेंक दो। वो तो गलत है। हम तो पूरी भिवंडी शहर वालों को ये बात बोलते हैं कि अपने इतराफ़ में कचरा फेंकने की बजाय आप कचरा या तो कचरा गाड़ी में डालें या तो डब्बे में डालें। ऐसे कहीं पर भी ना फेंकें। गंदगी आपके इलाके में होगी, बीमार आप लोग ही होंगे, खर्चा आप लोगों का ही बढ़ेगा। सही बात है। आगे जी। तो वही कहने का मतलब है कि हम हमारे घर के लिए चप्पल रखने के लिए, कपड़ा रखने के लिए और भी सामान रखने के लिए एक अलमारी लाते हैं, कई सामान लाते हैं। तो एक डस्टबिन एक दिन के लिए स्टॉक करना है, कचरा ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि बिल्डिंग के कॉलोनी के पीछे फेंका जाए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ कि अभी एक एक पार्टियां धीरे धीरे करके कभी खड्डे को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी कचरे को लेकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाला जो एमएलए का इलेक्शन है उसके टिकट का चक्कर हो? प्रोटेस्ट में थोड़ा सा राजकारण आ गया है। जो लोग कर रहे हैं उनकी तरफ से ना सही, लेकिन जो लोग उसमें शामिल होते हैं, तो आपने कई वीडियो देखा होगा। मेरा कहना है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको जो मकसद है तो और वो कौन कर सकता है, बराबर है, आप उसके ऊपर बात करो। खाम खा की नेतागिरी करके या किसी के ऊपर उंगली उठाकर आप प्रोटेस्ट का जो रुख है वो दूसरी तरफ कर देते हो, तो जो होने वाला काम है उसमें भी अड़चनी आ जाती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की शक्ल में किया जाए। आप किसी तंजीम, कोई संस्था, कोई इसके थ्रू कर रहे हैं, इसके चैनल के माध्यम से कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पर नहीं कर रहे हो, तो उसी अंदाज में प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। जवाब भाई, भिवंडी शहर में अगर मैं देखूँ तो इतनी प्रॉब्लम्स को लेकर नेता जो वाकई में नेता रह चुके हैं वो तो सामने नहीं आ रहे कि भाई वो आकर प्रोटेस्ट करे या वो आकर कमिश्नर पर दबाव बनाए। लेकिन कुछ भावी लोग हैं जो कंटिन्यू आगे आ रहे हैं कि भाई जो एमएलए का इलेक्शन अभी होने वाला है तो उसके लिए बहुत सारे लोग मैदान में भी उतर चुके हैं कि भाई मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। लेकिन काम की अगर मैं बात करूँ तो काम किसी का दिख नहीं रहा है। तो ये जो एमएलए के भावी आमदार जो अभी हुए हैं, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, टिकट के लिए तो बहुत लाइन लगी हुई है। मैं समझता हूँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हो चुके हैं इंडिया इत्तेहाद के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अचानक एक चीज़ दिमाग में आई कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। पिछले 20 सालों में कांग्रेस ने पूरब और पश्चिम दोनों जगह कामयाबी लेने में कहीं ना कहीं नाकाम रही, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वजह चाहे कुछ भी हो, किंतु परंतु और लेकिन पे मैं नहीं जाना चाहता, वो उनका अंदरूनी मामला है। तो ऐसा एक मन बन रहा है कि क्यों ना हम तुतारी के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ तो बहुत ही लगन से लोगों ने बाले मामा को कामयाब किया, तुतारी को कामयाब किया। क्योंकि इत्तेफाक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता। पिछले 20 साल में कांग्रेस पूरब और पश्चिम दोनों जगहों पर मतलब कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, तो कुछ तो वजह है। तो इंडिया इत्तेहाद आज एक हो चुका है, मतलब कई सारी पार्टियां दोबारा वही चीज़ सामने आती है और सीट हारती है, तो सही मानों में इंडिया इत्तेहाद का नुकसान होगा। तो अभी हम शरद पवार साहब से, जयंत पाटिल साहब से, अहवाड़ साहब से, सुप्रिया मैडम से और हमारे जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं शोएब गुड्डू साहब से कि आप जो है
भिवंडी को तुतारी का निशान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुतारी के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी हैं। यहाँ पर हमको पैराशूट से किसी कैंडिडेट को लाने की ज़रूरत नहीं है। शोएब गुड्डू की मेहनत से आज शहर में ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगह काफ़ी कार्यकर्ता है, काफ़ी पदाधिकारी है। और अगर हम इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो जिस तरीके से हमने आपको एक मरतबा पहले चैलेंज दे दिया था मजाक में कि बाले मामा जीतेंगे, तो इस मरतबा भी वो चैलेंज है कि अगर टिकट तुतारी को आती है तो उसमें डबल फ़ायदा हो जाएगा। ये माइनॉरिटी का शहर है, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है। और माननीय शरद पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी और तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से मोमिन साहब जो थे वो पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी के थे, मोमिन साहब। और तब से लेके आज तक शोएब गुड्डू साहब तक जितने भी अध्यक्ष हुए वो सब माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो जो शख्स अध्यक्ष देने के मामले में इतना मतलब ईमानदाराना तरीके से कि भाई वो उनका शहर है, उनका हक बनता है, अध्यक्ष उनका ही होना चाहिए, तो टिकट देने के मामले में भी हम उन्हें शायद इस पर एग्री कर ले, राज़ी कर ले कि भाई ये हमारा शहर है। और इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। और जैसे अभी आपने देखा कि हमको लगा कि बालिया मामा का हक है, बालिया मामा को मिलना चाहिए, तो पूरा शहर उलट के हमने बालिया मामा का काम किया। तो उसमें होता क्या है, जब जिसका हक है उसको बराबर मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, तो ऑटोमेटिक एक बैलेंसिंग होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे के अंदर मेल मिलाप भाईचारा पैदा हो जाता है और मतलब हर तरीके का जो कन्फ्यूज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारी अगली जो चाहत है कि हम तुतारी के लिए मतलब शरद पवार साहब और जयंत पाटिल साहब तक का मैं तो पत्र व्यवहार भी करूँगा और शोएब गुड्डू साहब से बात भी करूँगा कि इंशाल्लाह साथ में जाएंगे। कैंडिडेट कौन होगा उसका, शोएब गुड्डू साहब होंगे या कोई और होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, कैंडिडेट की जहाँ तक बात है तो ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ही उसके लिए फैसला लेंगे। हम तो फिलहाल सिर्फ ये डिमांड करेंगे कि आप इसको तुतारी के अंडर में डाल दीजिए। लेकिन डिमांड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टिकट तो कांग्रेस के कोटे में है, तो डिमांड करने का क्या मतलब क्यों, वजह क्या है? देखिए वजह तो मैंने आपको बता दिया कि 20 साल से लेकर आज तक वो तो चेंजेस दिखे नहीं, तो इसके लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन शोएब गुड्डू साहब खुद भी एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और देखा जाए तो अगर उनके काम की बात करें कि उन्होंने क्या काम किया भिवंडी शहर में, तो ये आप भी जानते हैं। तो किस हिसाब से मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब उनको टिकट दिया जाना चाहिए या तुतारी को टिकट दिया जाना चाहिए, क्या रीज़न हो सकता है इसके अलावा? और भी मैंने आपसे ये कहा कि तुतारी के लिए हम दोनों सीटों पर डिमांड करेंगे। कैंडिडेट कौन होगा इसका फैसला जब हमारे अंडर में या हमारे जो नेता है वो इस चीज़ का फैसला लेते हैं कि ठीक है आप हमारे पास कैंडिडेट भेजो, तो जब यहाँ से कैंडिडेट जाना शुरू होंगे तो उस वक्त उसमें से किसको सिलेक्ट करना है ये उनका काम है। अभी मैं पर्सनल किसी का नाम नहीं लूँगा और पर्सनल हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि तुतारी का ये कैंडिडेट हो सकता है। पर सबसे पहली लड़ाई तो ये है कि हमारे पवार साहब हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि आपका ये एक पवार साहब बहुत कुर्बानी देते हैं, पवार साहब बहुत कुर्बानी देते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। और ये पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उद्धव साहब का और पवार साहब की कुर्बानी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो अगर उस कुर्बानी के बदले जिसका जो हक है, जैसे पूरा और पश्चिम में ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट, इस बार कुर्बानी देने की बारी कांग्रेस की है, ऐसा कि इस बार आप राष्ट्रवादी तुतारी के जरिए जो है तो भिवंडी में एमएलए चुने जाए। इससे इंडिया इत्तेहाद का फायदा हो सकता है। 20 सालों में कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाई ना, अगर ये फिर हार गए कि आपसे इख्तिलाफ बोले, XYZ कुछ भी बोला, कुछ भी किनते परंतु हो, लेकिन हो सकता है तो इंडिया इत्तेहाद का नुकसान होता है ना। पवार साहब ने तो नहीं सोचा, उद्धव साहब ने तो नहीं सोचा कि मतलब हम ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, कम सीटों पर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारा हक है वगैरह वगैरह वगैरह। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो जीती हुई सीटें थी जहाँ से वो जीत सकते थे वो सीटें भी उन्होंने छोड़ दिया। तब जाकर राय इत्तेफाक से कांग्रेस जो पार्टी है जो महाराष्ट्र में उभर कर आ गई। तो ये कुर्बानी का मकसद यही है कि मतलब सही आदमी को टिकट भी जाए, सही पार्टी को टिकट जाए और सही तरीके से जो है जो एक लड़ाई चल रही है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है कि सेकुलर और इंसानियत का जो पैगाम वो फैले, तो इसके लिए सबका राय इत्तेफाक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर टिकट आपको जाता है, मानो एक अज्यूम करते हैं कि आपको जाता है और आप ही लोग हार जाते हैं, तो फिर देखिए हार और जीत तो दोनों तरफ है। अगर उनको टिकट जाता है तो वहाँ पर भी अंदेशा है कि वो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। टिकट यहाँ पर भी आता है तो यहाँ पर भी अंदेशा है कि हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बालिया मामा ने जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ा तो किस ज़ोर और शोर के साथ लड़े। पहली बार खासदार का इलेक्शन लड़ा गया, कोई इख्तिलाफ नहीं था और वो जीत गए। पहली बार आमदार का इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हम तो लड़े नहीं हैं, जो लड़ चुके हैं मैं उनके ताल्लुक से बोल रहा हूँ। अब हम लड़ेंगे जब ये चीज़ क्लियर होगी ना कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, इसका डिसीजन, क्योंकि हमने आज तक ट्राई ही नहीं किया है।
लेकिन आपको हम डेमो दे सकते हैं कि हमने बालिया मामा को कामयाब किया है, हमने डेमो दिया है। तो उस डेमो के ग्राउंड पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुतारी को सीट मिलती है तो बहुत ही आसानी से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पब्लिक का रुझान अभी ये बना हुआ है, जिस तरीके से अगर बालिया मामा की आप बात करें तो पब्लिक का ये रुझान था कि इस बार नया चेहरा आना चाहिए, पुराने लोगों को हटाना है और नए चेहरे को लाना है। इस बार पब्लिक ने इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया और कहीं ना कहीं उसको कामयाब किया। तो चेहरा ये जो है वो बहुत बहुत बड़ी अहमियत रखता है किसी भी पार्टी की। अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या शिवसेना महाविकास आघाड़ी का जो भी चेहरा होगा, तो जब तक चेहरे सामने नहीं आएंगे पता कैसे चलेगा लोगों को। देखो, जहाँ तक नए चेहरे की बातें हैं तो ये पब्लिक डिमांड है, ये बात बिल्कुल सही भी है। तो इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। अब पब्लिक का सोशल मीडिया चल रहा है, पब्लिक का मैसेज ऑटोमेटिक जो है वो भी हमारे जो नेतागण है, हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर नज़र रखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पवार साहब अगर तुतारी के लिए जद्दोजहद करके अगर ये सीटें लेते हैं तो फिर हमारा दूसरा डिमांड यही होगा कि भाई उसमें कोई नया चेहरा रहे और कम से कम माइनॉरिटी का रहे। ये सेकंड पोजीशन पे कई भाग होता है इसमें। अभी हम पहले भाग की बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हम इसको तुतारी के लिए मांगनी करें और उसके ऊपर जद्दोजहद करें। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमें ये बताया कि उनका अब ये डिमांड है कि वो शरद पवार जी से बात करेंगे इस ताल्लुक से कि इस बार टिकट जो है वो माइनॉरिटी को भी जाना चाहिए। और अब देखना ये है कि अगर शरद पवार साहब इस चीज़ के लिए राज़ी होते हैं तो क्या महाविकास आघाड़ी में आपस में ही फिर से इख्तिलाफ बढ़ेंगे या हंसी खुशी राज़ी हो जाएंगे इस पर और तुतारी को टिकट जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर तुतारी को टिकट जाता है तो चेहरा कौन होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।